जमात इस्लामी की जानिब से दिए गए धरने से मुतालिक जमात इस्लामी का लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना। हुकूमती वफ्द की जमात इस्लामी क़यादत से मुलाकात हुई है। हुकूमती वफ्द ने जमात इस्लामी को बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की दावत दे दी है। जमात इस्लामी ने मुज़ाकराती तजवीज़ भी मान ली है। लियाकत बलोच की सरबराही में जमात इस्लामी ने मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी है। मुज़ाकरात के लिए जगह का तयन जल्द किया जाएगा। जमात इस्लामी ने रावलपिंडी में अवामी जलसे का ऐलान कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान ने धरने से खिताब करते हुए कहा कि यह तारीखी धरना अवामी जलसे में तब्दील होगा। अगर 1-2 दिन से ज्यादा मुज़ाकरात को तूल दिया गया तो पार्लियामेंट तक जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी ने पीर के रोज खवातीन के धरने का भी ऐलान कर दिया। धरने से साबिक अमीर सिराजुल हक, लियाकत बलोच और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अरशद शाह से। जी बिल्कुल, आज जमात इस्लामी का जो यहाँ पर धरना है उसका दूसरा दिन मुकम्मल हो चुका है और यहाँ पर खिताबात भी जो रहनुमाओं के थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने अपने खिताब में हुकूमत को वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर जो मुज़ाकराती जो कमेटी बनाई गई है, अगर उन्होंने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, 1 या 2 दिन में हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो फिर ये धरना पूरे पाकिस्तान में जाएगा। फिर हम यहाँ से चलते हुए डी चौक तक पहुँचेंगे और फिर उसके बाद हम पार्लियामेंट तक भी जाएंगे। जो साबिक अमीर हैं जमात इस्लामी के सिराजुल हक, उन्होंने भी खिताब किया। ताहम खिताब के बाद यहाँ पर हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी है जिनमें जो है कमिश्नर रावलपिंडी, डीसी रावलपिंडी, आरपीओ रावलपिंडी और इनके साथ जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़, वो भी यहाँ पर आए और इनके साथ साथ वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी भी यहाँ पर आए थे। मुज़ाकराती कमेटी में ये भी शामिल हैं जो हाफिज नईमुर रहमान साहब और लियाकत बलोच साहब की सरबराही में ये जो धरने के जो शुरका है उन्होंने जो कमेटी कायम की है। ये सोचा जा रहा है जो धरने के शुरका है इनकी जानिब से, जमात इस्लामी के कारकुनान की जानिब से सोचा जा रहा है कि जो हुकूमती कमेटी है वो संजीदगी का मुजाहिरा कर रही है। जी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अब धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। इस फैसला कुन जंग में हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। हमारा धरना 2-3 दिन का नहीं बल्कि महीने का भी हो सकता है। धरना जलसा आम में तब्दील हो जाएगा। हो सकता है जलसे के बाद मार्च भी शुरू हो जाए। हुकूमत को अंदाजा नहीं हम क्या इरादा रखते हैं। हुकूमत की गैर संजीदगी के बायस डी चौक नहीं बल्कि पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे पर बैठेंगे। अपना हक लिए बगैर हरगिज वापस नहीं जाएंगे। कि ये धरना 2 दिन का नहीं है, 3 दिन का नहीं है, ये 1 महीने का धरना भी हो सकता है। जलसे के बाद ही मार्च शुरू हो जाए और आगे बढ़ना हम शुरू कर दें। सिर्फ डी चौक तक ही नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट के दरवाजे पर जाकर बैठेंगे। हुकूमत के लोगों इस बात को समझ लो कि हम हक लेने आए हैं, अपना नहीं पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक लेने के लिए आए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। कहा हुकूमती जमात का तर्ज अमल सियासी नहीं है बल्कि गैर सियासी है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह से देते हैं, पहले बताया जाए कि सियासी जमातें दूसरी सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत इस अंदाज में देती हैं। हमें पुरअमन एहतजाज करने नहीं दे रहे। इस तरह मुज़ाकरात की पेशकश को हम कैसे तस्लीम कर लें। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है जो जुल्म और ज़्यादतियाँ आज भी जारी रखे हुए है। आज भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा। ये लोग चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं खबरें चल रही हैं, बानी पीटीआई बात करने के लिए तैयार है। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। लड़ाइयों से कोई मसला हल नहीं हुआ। 9 मई के वाक़े में मुलव्विस अफराद को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। बानी पीटीआई अगर 9 मई वाक़यात में मुलव्विस नहीं तो मजम्मत करें। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बुरे हालात से दो चार है। मईशत को ठीक करने की ज़रूरत है। जबकि पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चली कटी बातें की हैं। मुज़ाकरात की बात की जाती है तो मुस्बत गुफ्तगू का ख्याल रखा जाता है। ये लोग मुल्क की मकबूल तरीन जमात पर पाबंदी की बात करते हैं। दूसरी जानिब ये लोग हम पर आर्टिकल 6 लगाने की बातें भी करते हैं। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़िला टांक में ऑपरेशन, 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। हलाक होने वाले दहशतगर्द में मासूम शहरियों के अगवा, टारगेट किलिंग और दीगर दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्विस रहे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर किया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले के बाद फितना अल खवारिज के 4 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। मारे गए खारजी दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इलाके में पाए जाने वाले किसी और खारजी दहशतगर्द को ख़त्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है।
پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پوری طرح سے پرعزم ہے۔ اراکین قومی اسمبلی کو الاؤنسز ملا کر ملنے والی ماہانہ تنخواہ اور مراد کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ اراکین اسمبلی کی بنیادی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ماہانہ ہے اور الاؤنسز ملا کر اراکین اسمبلی کی تنخواہ 1,88,000 روپے ماہانہ بنتی ہے۔ دستاویزات کے مطابق قائمہ کمیٹی کے چیئرمین کو 25,000 اعزازیہ ملا کر 2,13,000 روپے ماہانہ ملتے ہیں۔ دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ بذریعہ روڈ سفر ہر رکن کو 25,000 روپے فی کلومیٹر سفری الاؤنس ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر ایم این اے سالانہ 3 لاکھ روپے کے ٹریول واؤچرز یا پھر 90,000 روپے کیش الاؤنس لے سکتا ہے۔ رکن اسمبلی گریڈ 22 کے آفیسر کے برابر میڈیکل سہولیات حاصل کر سکتا ہے۔ تمام سرکار یا نیم سرکاری اداروں میں مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ بیوروکریٹس، ججز، پارلیمنٹرین سمیت سب کی مفت بجلی کی سہولت بند کر دی جائے گی۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق تمام سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے، جبکہ بیوروکریٹس، ججز، پارلیمنٹرین سمیت سب کی مفت بجلی بند کرنے کی تجویز پر بھی غور جاری ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مرحلے میں مفت پیٹرول کی سہولت بھی واپس لینے پر غور کیا جا رہا۔ صرف انڈسٹری اور کاروبار کو جائز سہولیات دی جائیں گی۔ فیکٹریوں میں ایم ڈی آئی چارجز کو کم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ نیپرا اور اوگرا کی کارکردگی بھی جانچی جائے گی۔ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پارلیمنٹ کے ممبران کی بجلی مفت نہیں ہوتی۔ ایکس ٹویٹ کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ اراکین پارلیمنٹ کی بجلی مفت نہیں ہوتی۔ 35 سال کے بل بجلی ادا کرتے ہیں جو اپنی جیب سے ادا کیے جاتے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون نے مزید کہا کہ بیوروکریٹس اور جج صاحبان کے بجلی کے بل کا ان سے پوچھیں۔ آپ کو بتائیں، پاکستان اور چین کے خلاف بھارت کے دفاع کے لیے امریکی سینٹ میں بل پیش کر دیا گیا ہے۔ بااثر امریکی سینیٹر مارکو انٹونیو روبیو نے کانگریس میں ایک بل پیش کیا ہے جس میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے نمٹنے اور پاکستان کی جانب سے مبینہ خطرات سے نمٹنے کے لیے بھارت کی مدد کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جمعے کو پیش کیا گیا مجوزہ یو ایس انڈیا ڈیفنس کارپوریشن انڈیا ایکٹ انڈیا کو ٹیکنالوجی کے منتقل کی حمایت کرتا ہے اور امریکی انتظامیہ پر زور دیتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ امریکہ کے اتحادیوں جاپان، اسرائیل، جنوبی کوریا اور نیٹو کے رکن ممالک کی طرح برتاؤ کرے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ چین کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ اور انڈیا کی شراکت داری بہت ضروری ہے۔ بل نئی دہلی کے ساتھ واشنگٹن کے اسٹریٹجک، سفارتی، اقتصادی اور فوجی تعلقات میں اضافے کی تجویز پیش کرتا ہے۔ سینیٹر مارکو انٹونیو روبیو نے کہا کہ تنازعات کو روکنے کے لیے انڈیا کو ضروری سیکیورٹی میں مدد فراہم کرے گا اور دفاع، ٹیکنالوجی، طب اور اقتصادی سرمایہ کاری میں بھی تعاون فراہم کرے گا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ پاکستان اور چین کے خلاف امریکی سینٹ میں بل پیش ہونا عقل والوں کے لیے پیغام ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ثابت ہو گیا پی ٹی آئی غیر ملک کے ایجنڈے کے لیے کام کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے بیرون ملک اور بیرونی لابیز کے لیے پی ٹی آئی پاکستان میں کام کر رہی ہے۔ چینی صدر کے دورہ پاکستان کے موقع پر ڈی چوک میں دھرنا، سازش اور پی ٹی آئی کو فوراً فنڈنگ کا جواب آج مل گیا ہے۔ پارٹی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر سینٹرل انچارج پیپلز پارٹی سید سبت حیدر بخاری نے پیپلز پارٹی بلوچستان کے صوبائی عہدیداران کو نوٹس جاری کر کے 10 روز میں جواب طلب کر لیا ہے۔ نوٹس صوبائی صدر چنگیز جمالی، جنرل سیکریٹری روزی خان کاکڑ، نائب صدر عمر گورگیج اور سیکریٹری اطلاعات سربلند جوگزئی کو جاری کیے گئے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایات پر پارٹی قواعد کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ ڈویژنل اور ضلعی عہدیداران کو معطل کرنے کی پریس کانفرنسز پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے۔ 10 دن کے اندر نوٹس کا جواب دیں ورنہ آپ کے خلاف پارٹی قواعد کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ترک وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، دفتر خارجہ خاموش۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کی کراچی میں ہنگامی لینڈنگ، اسلام آباد میں مختصر قیام کیا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کی گورنر سندھ کامران ڈسوری سے کراچی میں ملاقات کے بعد اسلام آباد پہنچے۔ ترک وزیر خارجہ کا اسلام آباد میں اہم ملاقات کی بھی انکشاف ہوا ہے۔ دفتر خارجہ ترک وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان پر خاموشی ڈپلومیسی کا شکار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ترکیہ کے وزیر خارجہ کی پاکستان ٹرانزٹ فلائٹ تھی۔
नाज़रीन आपको बताएं, नौजवानों को अपने रोज़गार का मौका फराहम किया जा रहा है। कल के बाद मुल्क की सियासत बदल जाएगी। एमक्यूएम के डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, नौजवानों ने कायद-ए-आज़म के शाना बशाना क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की। नौजवानों को मायूसी से निकाल कर उम्मीद की तरफ लेकर आ रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, कल का इवेंट नौजवानों के लिए उम्मीद की एक नई किरण साबित होगा। हम नौजवानों को इनकी काबिलियत के मुताबिक कुछ देने जा रहे हैं। पाकिस्तान का नौजवान अपने ख़ानदान और मुल्क के लिए कारआमद साबित होगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अगर जामिया अलीगढ़ के नौजवान खड़े न होते, उनके शाना बशाना न होते, तो शायद ये नामुमकिन पाकिस्तान एक मुमकिन पाकिस्तान न बनता। मुझे यकीन है कि एमक्यूएम का ये इक़दाम एक बड़ा इक़दाम है, एक तारीखी इक़दाम है। कल के बाद जो सूरज शुरू होगा, वहां पर हम हुकूमतों की तरफ देखने के बजाय कि हुकूमत हमें नौकरी नहीं दे रही, हुकूमत हमें तालीम नहीं दे रही, हुकूमत हमें हुनर नहीं दे रही, हुकूमत हमें रास्ता नहीं बता रही, इन हुकूमतों की तरफ देखकर मायूस होने के बजाय एक रास्ता मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगी और एक उम्मीद की नई किरण मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। मज़ीद आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से हुआवे पाकिस्तान के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुलाकात हुई है। पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में डिजिटलाइजेशन से मुतालिक हुआवे की तकनीकी महारत से फ़ायदा उठाने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। नवाज शरीफ स्मार्ट सिटी समेत मुमकिन शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की गई। डिजिटल मईशत में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने गवर्नेंस, अवामी खिदमात और मुआशी तरक्की के लिए जद्दोजहद और जदीद टेक्नोलॉजीज़ इस्तेफादा करने की अज़्म का इजहार किया। हुआवे डिप्टी चीफ ने पंजाब के तकनीकी इक़दामात में ताउन के अज़्म का इजहार किया है। लाहौर में डीजी नैप लाहौर अमजद मजीद औलख की खुली कचहरी हाउसिंग सेक्टर के लगभग 250 मुतासरीन ने दादरसी के लिए इस्तदा की। खुली कचहरी में पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी, प्राइम जोन, ख़याबान अमीन, पार्क व्यू और न्यू लाहौर सिटी, इसी के साथ साथ फायर व्हील ट्रेडर्स, अल रहमान गार्डन फेज़ 4, ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग और पाम स्टा के मुतासरीन ने शिरकत की। डीजी नैप ने कहा कि पाक अरब हाउसिंग वाइडेंड हाउसिंग मुतासरीन के लिए अरबों रुपए मालियत पर मुश्तमिल अगली किस्त की तकसीम जल्द शुरू की जा रही है। प्राइम जोन इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के मराहिल में दाखिल हो चुकी है। छुपे हुए मुल्ज़मान की तलाश जारी है। डीजी ने कहा कि ख़याबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया को पाबंद किया गया है कि तमाम मुतासरीन को वादा के मुताबिक मकान, फ्लैट और प्लाट फ्राहम किए जाएँ। न्यू लाहौर सिटी इंतजामिया के खिलाफ मुबैना इजाफी डेवलपमेंट चार्जेस पर DGLDA से तफसीलात तलब कर ली गई। पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया की जानिब से इजाफी डेवलपमेंट चार्जेस वसूली की शिकायत पर वहाँ पर मौजूद रोड से फार्मूला तलब कर लिया गया है। डीजी नैप ने कहा कि फायर व्हील ट्रेडर्स मुतासरीन की इंतजामिया के खिलाफ भारी मुनाफा का लालच देते हुए रकूम बटोरने की शिकायत जमा कराई गई। नैप किसी एक रीजन में कार्रवाई का फैसला करेगा। आटे की कीमतों में इजाफे और ज़िला इंतजामिया के छापों के खिलाफ नान बाई एसोसिएशन ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए शटर डाउन हड़ताल कर दी है। रावलपिंडी और नवाही इलाकों में तंदूर बंद है, शहरी मुश्किलात का शिकार है। नान बाई एसोसिएशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ज़िला इंतजामिया को फ्लोर मिल्स मालिकान की मनमानी के हवाले से आगाह किया था। मिल्स मालिकान ने अज़ खुद आटे की कीमतों में 1500 फ़ी बोरी इजाफा किया। हम महंगा आटा खरीद के सस्ती रोटी नहीं फ़रोख्त कर सकते। ज़िला इंतजामिया बिला जवाज़ हमारे तंदूर मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। सदर नान बाई एसोसिएशन शफीक कुरैशी ने कहा कि हमारे मुतालबात पूरे होने तक शटर डाउन हड़ताल जारी रहेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। प्रोसिक्यूशन जनरल पंजाब जिस्मानी रिमांड से मुतालिक अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया है कि जिस्मानी रिमांड देते हुए कानून की खिलाफ वर्जी की गई। जिस्मानी रिमांड के दौरान जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इल्ज़ामात का जायजा लेना होता है। अगर मुकदमा नहीं बनता तो जज मुकदमे से डिस्चार्ज कर सकता है। फैसले में कहा गया है कि जिस्मानी रिमांड देते वक्त जजेस को आइन का आर्टिकल 10 भी देखना चाहिए। रिमांड के वक्त मुल्ज़िम का हक है कि वह जज के सामने अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। फैसले में तहरीर किया गया कि दरख्वास्त गुजार का दिया गया जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया जाता है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई के वकला को 30 जुलाई को जरा मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने हुक्मनामा जारी कर दिया है।
हुक्मनामे में कहा गया है कि 26 जुलाई को 10:40 पर केस कॉल हुआ, जहां नैब गवाह मौजूद थे, लेकिन बानी पीटीआई की जानिब से कोई नहीं था, जिस पर केस 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि 11:15 पर केस दोबारा कॉल हुआ, जहां बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को लाया गया। खालिद यूसुफ एडवोकेट ने बताया कि सीनियर वकला रास्ते में हैं। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को आखिरी मौका दिया जाता है कि वो 30 जुलाई को जरा मुकम्मल करें। इस्तगासा के गवाह उमर अहमद और मियां उमर नदीम बयान रिकॉर्ड कराने के पाबंद हैं। डेरा गाजी खान में गुज़श्ता रोज़ पीटीआई की जानिब से एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें मेंबर कौमी असम्बली जरताज गुल और इनके शोहर को नामजद किया गया है। डेरा गाजी खान के चोटी ज़ेरी थाने में दर्ज मुकदमे के मुताबिक जरताज गुल अपने फॉर्म पहुंची तो पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद रही। जरताज गुल की जानिब से एहतजाज न करने की यकीन दहानी पर पुलिस वहां से रवाना हो गई और बाद में इन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए रैली निकाली और मुजाहरा भी किया। मुजाहरे में शामिल जरताज गुल, इनके शोहर हमायूं रजा समेत 5 अफराद को नामजद किया गया, जबकि 25 से 30 अफराद को नामालूम रखा गया है। मुजाहरीन ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया और पंजाब हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में करार दिया गया कि बगैर किसी ठोस जवाब के जेल ट्रायल आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन के जेल ट्रायल के अहकामात नोटिफिकेशंस कलअदम करार दिए जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। फैसले में करार दिया गया है कि फेयर ट्रायल का हक तकाजा करता है कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ मुकदमे की समाअत ओपन कोर्ट में हो। जेल ट्रायल के अहकामात दरख्वास्त गुजार को इसके बुनियादी हुकूक से महरूम कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन के जेल ट्रायल के अहकामात नोटिफिकेशंस कलअदम करार दिए जाते हैं। सिंध हाई कोर्ट में सदर के इलाके से लापता होने वाले नौजवान की बाज़ाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर अदालत ने वफाकी वज़ारत दाखिला, IG सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने फरीकैन से 21 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार की वालिदा का कहना था कि 24 साल अबू बकर को सदर के इलाके से कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने साथ ले गए थे। अबू बकर का 7 मई 2024 से ताहाल कुछ नहीं पता चल सका है। अदालत से इस्तज़ा की है कि अबू बकर को बाजियाब कराने का हुक्म दिया जाए। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। क्लिफ्टन में अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस। कराची के एहतसाब अदालत ने नैब की रेफरेंस बहाल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये रेफरेंस बनता ही नहीं। कानून के मुताबिक किसी भी मुंतखब फर्द पर माली फ़ायदा हासिल करने का इल्ज़ाम लाजमी है। अदालत ने कहा कि हवा में तीर ना चलाएं, नैब की नाअहली को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नैब हुक्काम पिक एंड चूज़ को छोड़कर कानून के मुताबिक चलें। नैब ने डॉक्टर आसिम, शाहिद खाकान अब्बासी और इस रेफरेंस में अलग अलग पॉलिसी अपनाई। इस रेफरेंस में माली फ़ायदा कहाँ है? रेफरेंस की समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। खबर शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने हरीपुर के इलाके सूरज गली में कायम स्टोन क्रशिंग प्लांट्स बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने 11 जुलाई की समाअत को तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि दुनिया में हर 9 से 1 मौत फ़िज़ाई आलूदगी के बायस होती है। WHO के मुताबिक फ़िज़ाई आलूदगी सालाना 70 लाख अमवात का बायस बन रही है। बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक हैं। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक KP में 3 स्टोन क्रैशर अब ऐसे हैं जो संगीन माहौलाती आलूदगी फैलाने का सबब बन रहे हैं। इन क्रैशिंग प्लांट्स को फौरी बंद कराया जाए। अदालत को बताया गया कि सूबाई खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 900 स्टोन क्रैशिंग प्लांट्स काम कर रखे गए। सूबाई माहौलाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी को 900 स्टोन क्रैशिंग प्लांट्स का जायज़ा लेकर माहौलाती आलूदगी फैलाने वाले स्टोन क्रैशिंग प्लांट्स के खिलाफ आज़ादाना कार्रवाई करे। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फ़िज़ाई आलूदगी से मुताल्लिक़ कवायद की तजदीद का हुक्म दे दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि माहौलाती आलूदगी के सबब इंसानों के साथ साथ जानवरों और दरख्तों को भी खतरात लाहक हैं। माहौलाती आलूदगी के सबब कैंसर और दिल की मोहलक बीमारियां जन्म ले रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट कोट लखपत जेल में उम्र के कैदी पर तशद्दुद की दरख्वास्त पर जस्टिस तारक सलीम शेख ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। वकार यूनुस ने अपने बाप पर हर तशद्दुद के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की। लवाहिकीन ने जेल में मोहम्मद यूनुस पर तशद्दुद के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। कत्ल के मुकदमे में उम्र कैद के मुजरिम मोहम्मद यूनुस को सियालकोट से उम्र कैद हुई। म्यू हॉस्पिटल के डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक कैदी के जिस्म पर नाजुक हिस्से पर लोहे के रॉड के निशानात ही मौजूद हैं।
اگر یہ ذمہ دار ہیں تو ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کرے۔ عدالت نے جیل سپرنٹنڈنٹ سمیت دیگر کے خلاف FIA کو تحقیقات کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اور اب کچھ بات کریں موسم کے حوالے سے۔ کراچی میں صبح سویرے ہونے والی بارش بوندہ نے موسم خوشگوار کر دیا۔ شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے، مگر شہری موسلادھار بارش کے منتظر ہیں۔ عابدہ خان اس حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال ہونے سے گرمی کی شدت میں کمی ہوئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دن بھر بادلوں نے شہر عقائد پر ڈیرے لگا رکھے ہیں۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی آج کل کے دنوں میں ہو رہی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ بارش اور تیز ہونی چاہیے تاکہ یہ جو گرمی اور حبس کا زور ہے یہ ختم ہو۔ اچھا، کراچی میں گرمی تو ختم ہو گئی ہے، لیکن جو ہے نا ابھی بارشوں کا جو ہے نا ہونا لازمی ہے بہت، کیونکہ بارشیں ہو جائیں گی تو موسم اور اچھا ہو جائے گا۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے مونسون ہوائیں 28 جولائی کو سندھ میں داخل ہوں گی اور موسلادھار بارشوں کا سبب بنیں گی۔ محکمہ موسمیات نے 29 جولائی سے کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ بارشوں کا سلسلہ 31 جولائی تک جاری رہے گا۔ 3 اگست کے بعد ایک اور سسٹم شہر میں بارشوں کا سبب بنے گا۔ اور اب کچھ بات کریں کاروباری میدان سے۔ رواں مالی سال میں حکومت 9.81 ارب ڈالر قرض لے چکی ہے۔ عام شہری کہتے ہیں قرض بوجھ کے سوا کچھ نہیں۔ حکومت کو قرض لینے کے بجائے ملک کی آمدن میں اضافے کے ذرائع پیدا کرنے چاہیے۔ اس حوالے سے ارشد شاد کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ رواں مالی سال میں حکومت 9 ارب سے زائد کا قرض وصول کر چکی ہے۔ کیا اس قرض سے عام آدمی کی زندگی میں کچھ بہتری آئی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ بہتری تو دیکھیں، قرض سے کبھی بھی بہتری نہیں آتی۔ قرضدار بندہ ہمیشہ قرضے کے نیچے قرضہ ہی آئے گا۔ کبھی بھی یہ اگر بہتری لانے کی یہ سوچیں تو بہتری کر سکتے ہیں، لیکن ان کو آزمایا ہوا ہم نے۔ قرض لے رہے ہیں تو ہماری مہنگائی اگر کنٹرول میں ہو رہی ہے تو پھر تو کچھ چیز نظر آتی ہے کہ واقعہ وہ قرض لے کے تو عوام کے اوپر صرف ہو رہا ہے۔ قرض کہیں نہیں جاتا اور کوئی پروڈکشن ہے نہیں۔ جو قرض ہے وہ تو لازمی بات ہے کہ جو لے رہے وہی کار ہے۔ شہری کہتے ہیں قرض لینے سے عام آدمی کی زندگی میں کوئی بہتری رونما نہیں ہو رہی۔ جب تک حکومت آمدنی کے وسائل پیدا نہیں کرتی حالات جوں کے تو رہیں گے۔ کیمرہ مین ارسلان سعید کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔ اور آپ کو بتائیں پھلوں کے بادشاہ کے استقبال کے لیے ملتان میں میلہ سج گیا ہے۔ 2 روزہ مینگو فیسٹیول میں جنوبی پنجاب کے مختلف اقسام کے آم نمائش کا حصہ بنے۔ رپورٹ کر رکھیں گے ملتان سے ہمارے نمائندے دلزیب آکاش۔ NS زرعی یونیورسٹی ملتان میں سجا مینگو فیسٹیول۔ میلے میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے مینگو فیسٹیول میں آم کی 150 سے زائد اقسام سجائی گئیں، لیکن شان خدا، توتا پری، انور اٹال اور چونسا مرکز نگاہ رہے۔ خوشبودار آموں کی جو مہک ہے، ملتان کی جو اسپیشلٹی ہے وہ یہاں پر فضا میں ہے اور کافی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوں اور مطلب شدید گرمی ہے لیکن پھر بھی اس کی گرمی کی شدت کا احساس نہیں ہو رہا۔ جنوبی پنجاب میں آم 2,30,000 ایکڑ رقبے پر کاشت ہوا، جس سے 11 لاکھ ٹن پیداوار حاصل ہوئی۔ ہمارا 8th جو ہے وہ مینگو فیسٹیول ہے۔ ہر سال یونیورسٹی جو ہے وہ مختلف فنڈنگ پارٹنرز کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے جو ہے اس کو منعقد کراتی ہے، جو نہ صرف ہمارے گروورز اور فارمرز کو فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ریونیو ہے اس کو بھی بڑھاتا ہے۔ مینگو فیسٹیول میں باغبانوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ شہریوں کو مختلف اقسام کے آم بارے آگاہی اور مثبت تفریح ملی۔ ناظرین آپ کو بتائیں پاکستانی اداکارہ یمنا زیدی نے کہا ہے کہ مجھے تنہا زندگی گزارنے پر فخر ہے، میرا مزاج تھوڑا الگ اور مشکل ہے۔ دنیا بھر میں شہرت حاصل کرنے والی اداکارہ یمنا زیدی کے مداح نے سوال کیا کہ آپ اب تک سنگل کیوں ہیں، جس کے جواب پر اداکارہ نے خود کو مشکل انسان قرار دیتے ہوئے کہا کہ شاید میرا مزاج تھوڑا الگ ہے اور مشکل ہے جس کے باعث اب تک اکیلی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سنگل ہونے کا سبب عجیب ہے لیکن تنہا زندگی گزارنے پر مجھے فخر ہے۔ اور نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔